नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। पीएम आज कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज द्विपक्षीय मुलाकात होगी। ये मुलाकात ब्रिक्स समिट से अलग होगी। नवंबर 2019 में ब्राजीलिया में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच अंतिम आधिकारिक बैठक हुई थी। एलएसी पर 4.5 साल से जारी भारत चीन के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर अहम समझौता हुआ है। समझौते के बाद भारतीय सैनिक अब उन स्थानों पर पेट्रोलिंग करेंगे जहां वे 2020 तक पेट्रोलिंग करते आ रहे थे। लिहाजा पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात कई मायनों में अहम साबित होगी। संयुक्त राष्ट्र ने भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के समझौते का स्वागत किया है। गुटरेस ने कहा कि भारत और चीन के बीच अच्छे पड़ोसी संबंध मजबूत होंगे। चीन के राष्ट्राध्यक्ष के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के अन्य नेताओं के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम मोदी ने एक बार फिर से पुतिन के रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। पुतिन के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। आगे भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के संबंधों सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रिक्स से संबंधित कई मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जुलाई में पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात को याद किया और कहा कि उनके बीच बहुत अच्छी चर्चा हुई। टेलीफोन पर भी कई बार बात हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के कजान में ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान संगीत कार्यक्रम भी हुआ। पीएम मोदी ने कजान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से भी मुलाकात की। इस मौके पर चाबहार बंदरगाह और आईएनएससी पर भी चर्चा केंद्रित रही। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति ने पश्चिम एशिया के ताज़ा घटनाक्रम पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने संघर्ष के हल के लिए संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति मसूद के साथ हमारे देशों के बीच संबंधों के सभी पहलू की समीक्षा की। संबंधों को और गहरा करने के तरीके पर भी बातचीत हुई। भारत पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अगले 5 साल के लिए फिर से बहाल कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उनकी सरकार सिख समुदाय को उनके पवित्र स्थलों की यात्रा की सुविधा हमेशा प्रदान करती रहेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को मतगणना होगी। बीजेपी ने मेघालय और पंजाब में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पंजाब की डेरा बाबा नानक सीट से सरदार रविकरण गहलोत को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिंदे की शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली सूची की कुल 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी भाजपा खाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं रविंद्र वायकर की पत्नी को शिवसेना ने जोगेश्वरीपुर से मैदान में उतारा है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई के माहिम से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व पार्षद संदीप देशपांडे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि आज इस पर कोई सहमति बन सकती है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि आज पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम प्रत्याशियों की लिस्ट में और भी कई अहम नाम हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांधी सीट से चुनाव लड़ेंगी। कल्पना सोरेन पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं। जेएमएम ने लिट्टीपाड़ा से अपनी सिटिंग विधायक गणेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बोरियो विधानसभा सीट से धनंजय सोरेन को मैदान में उतारा गया है। झारखंड चुनाव में देवघर से आरजेडी के सुरेश पासवान चुनाव लड़ेंगे। कोडरमा से सुभाष यादव, गोडा से संजय प्रसाद यादव, चतरा से रश्मि प्रकाश और हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में आ रहे गंभीर चक्रवाती तूफान दाना के कारण बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दाना तूफान ओडिशा तट के भितरकनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। कल रात इसके पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की संभावना है। ओडिशा के 14 तटीय जिलों और पश्चिम बंगाल के 9 तटीय जिलों में स्कूलों को आज से बंद रखा गया है। प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली 150 से अधिक ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा और बंगाल में तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की 5 टीम देर रात निकासी और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ राजधानी भुवनेश्वर से प्रभावित जिलों के लिए पहुंच रही हैं। ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष खोला है। ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान आने की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने 24-25 अक्टूबर को पुरी की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। बेंगलुरु के पूर्वी हिस्से में होरमावू अकरा इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढहने के बाद से कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर अभी कुछ और दिन जारी रहेगा। उत्तर बेंगलुरु स्थित ज्यादा खराब है। दिल्ली में सुबह से ही धुंध की चादर छाई हुई है। राजधानी की वायु गुणवत्ता और गिरकर बेहद खराब श्रेणी में है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आप आइए खबरें देखते हैं एक बार फिर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और यमुना नदी में जहरीली झाग को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
सबसे खराब हालात गाजीपुर और आनंद विहार में है, जहां सड़क के AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। वहीं ITO में AQI 349 पहुंच गया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों को पत्र लिखा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पत्र में कहा है कि हरियाणा, यूपी, राजस्थान ये सुनिश्चित करे कि ग्रेप 2 के मद्देनजर उनके राज्यों से कोई डीजल बस दिल्ली में न आए। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में आज सुबह स्मॉग की मोटी परत दिखाई दी। वक्फ बिल को लेकर बनी जेपीसी बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ बहस हो गई। कल्याण बनर्जी ने इस दौरान पानी की बोतल तोड़कर फेंक दी। जेपीसी बैठक के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी की उंगली में चोट लगी हुई दिखाई दे रही है। नियम 374 के तहत जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ एक दिन के निलंबन की कार्रवाई की और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को घटना से अवगत कराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिटी बैंक के CEO जेन फ्रेजर से मुलाकात की और देश के सुधारों तथा भारत के भविष्य के मद्देनजर बैंकिंग क्षेत्र पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया है कि दोनों ने कृषि तथा शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल के साथ साथ भारत के तेजी से बढ़ते औषधि क्षेत्र पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने वैश्विक निवेश एवं वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ब्लैक रॉक के CEO लॉरेंस डगलस फिंक से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद लॉरेंस डगलस फिंक ने बताया कि ब्लैक रॉक भारत में निजी भागीदारों के साथ काम कर रहा है, खासकर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दे रहा है। भारत की GDP वृद्धि दर 2023 की 8.2% से घटकर 2024 में 7% पर पहुंचने का अनुमान जताया गया है। IMF ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से बड़ी दबी मांग को खत्म हो गई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के साथ फिर से आकार ले रही है। IMF के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई काफी हद तक जीत ली गई है। हालांकि कुछ देशों में कीमतों का दबाव अब भी बना हुआ है। CCI ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी की मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी देने वाले विस्तृत आदेश को जारी किया है। इसमें 7 टीवी चैनलों के विनिवेश सहित विभिन्न शर्तें शामिल हैं। CCI के आदेश में कहा गया है कि मौजूदा अधिकार समाप्त होने तक कंपनी क्रिकेट अधिकारों के लिए टीवी विज्ञापन स्लॉट एक साथ न जोड़ें। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत की वृद्धि दर धीमी होने के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में 6.8% और 2025-26 के लिए 6.6% रह सकती है। S&P के अनुसार मुद्रास्फीति में कमी, अनुकूल मानसून की स्थिति और सरकार के सामाजिक खर्च में वृद्धि से घरेलू स्तर पर मांग बढ़ने की उम्मीद है। S&P ने भू राजनीतिक कारकों के जोखिम को स्वीकार करते हुए नीति प्रोत्साहन की मदद से स्थिर वैश्विक आर्थिक विस्तार पर जोर दिया है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण में सुधार के लिए 24.13 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक ने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार की पुनरुद्धार वितरण क्षेत्र योजना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षता को मजबूत करना है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम को नए UPI उपयोगकर्ताओं को जोड़ने की मंजूरी दी है। भारतीय डाक मेल भेजने में अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को तैयार है। डाक विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन के जरिए मेल ट्रांसमिशन के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट शुरू किया। डाक विभाग के अनुसार ड्रोन के जरिए डाक पहुंचाने से न केवल डाक पहुंचाने में लगने वाला समय कम होगा, बल्कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में डाक की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग भी हो सकेगी।
देश में रियल एस्टेट क्षेत्र में इस साल जनवरी सितंबर में जमीन के सौदों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महीनों के बीच कुल 1700 एकड़ जमीन के 100 से अधिक सौदे हुए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन पर कारोबार में अनुचित तरीके अपनाने का आरोप लगाया है। चीन से आयात होने वाले इस्पात और एल्युमिनियम पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान किया। ट्रूडो ने कहा कि सस्ते इस्पात और एल्युमिनियम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन का अत्यधिक प्रभाव है और उनके अनुचित कारोबारी तरीके से कनाडा के कामगारों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बांग्लादेश के छात्रों ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र संगठन ने ढाका में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन के पद हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा है कि राष्ट्रपति शाहबुद्दीन पाकिस्तान के सहयोगी हैं और वह नरसंहार के पक्ष धरते हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास बंग भवन की ओर मार्च भी किया। इजरायल रक्षा बल यानी IDF के अनुसार इसराइली के जेट विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्य नौसैनिक अड्डे पर रात भर हमला किया। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीदीन की मौत की पुष्टि की। हाशिम सफीदीन की मौत के 19 दिन बाद यह खुलासा हुआ। इजरायल की सेना ने कहा कि 4 अक्टूबर को हाशिम सफीदीन हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग के प्रमुख हुसैन अली हाजमा के साथ मारा गया। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने देश में 5 नवंबर को होने जा रहे चुनाव से पहले रूस, चीन, ईरान द्वारा अमेरिकियों को फूट डालकर बरगलाने और चुनाव बाद हिंसा भड़काने का शक जताया है। अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने कहा है कि विदेशी ताकतें अपनी मंशा पूरी करने को हिंसा फैलाने के लिए धमकियां और दुष्प्रचार का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। भारत और जर्मनी के बीच 2 मैच की द्विपक्षीय सीरीज का पहला मुकाबला आज भारत की नजर होगा और पेरिस ओलंपिक में मिली हार का बदला लेने पर होगा। भारतीय टीम के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। डिफेंडर और डायरेक्ट पिकर वरुण कुमार की वापसी से टीम मजबूत हुई है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान जोहर कप में आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी। भारत 3 मैच में 3 जीत के साथ शीर्ष पर है। भारत ने मंगलवार को खेले गए सुल्तान जोहर कप के अपने तीसरे मुकाबले में मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से पुणे में होगा। भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है। और फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बनी योजना, जिससे हवाई चप्पल पहनने वालों का भी हवाई जहाज का सपना हुआ पूरा। आज देश के हर राज्य में है एयरपोर्ट। एविएशन सेक्टर बन रहा है वर्ल्ड क्लास। इमरजेंसी में बीमार माँ को इलाज के लिए बेटे बड़े अस्पताल ले जा पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी से टूरिज्म के मौके बढ़े। लोकल कारोबारी, ढाबे, होटल वाले सबकी तरक्की के रास्ते खुले। उड़ान लोकल इंस्पिरेशन की, उड़ान रीजनल इकोनॉमी की, उड़ान विकसित बनते भारत की। उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। पुणे में टीम इंडिया पड़ सकती है न्यूजीलैंड पर भारी। दरअसल पुणे की पिच रह सकती है स्पिनर्स फ्रेंडली।
मुंबई रणजी टीम से बाहर हुए पृथ्वी शॉ फिटनेस बनी बड़ी वजह। त्रिपुरा के खिलाफ मुकाबले में नहीं होंगे टीम के साथ। ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में बैडमिंटन और हॉकी शामिल नहीं होंगे। खेलों का आयोजन छोटे स्तर पर किया जाएगा। वुमेन्स इंडिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट की गुरुवार से होगी शुरुआत। 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। यूएफए चैंपियनशिप लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में रियल मैड्रिड की जीत का दौर जारी। टीम ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 5-2 से हराया। रियल मैड्रिड की जीत के हीरो रहे विनीशियस जूनियर। विनीशियस ने इस मैच में 3 गोल किए। वहीं आर्सेनल ने शख्तर डोनेट्स्क की टीम को 1-0 से हराया। मैच का एकमात्र गोल ऑन गोल के जरिए आया सामने। चैंपियंस लीग के ग्रुप दौर में आर्सेनल ने साल 2013 के बाद से पहली बार किसी टीम के खिलाफ 1-0 के अंतर से जीत हासिल की। लिवरपूल की टीम आज देर रात आरबी के खिलाफ उतरेगी मैदान पर। लिवरपूल के लिए खिलाड़ियों की चोट बनी समस्या। डियागो जोटा भी हुए चोटिल। बार्सिलोना की टीम भी आज देर रात उतरेगी मैदान पर। टीम का सामना बायर्न म्यूनिख से होगा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने अपनी रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड। फिल्म ने 1085 करोड़ रुपए का टोटल प्री रिलीज कलेक्शन अपने नाम किया। रणबीर और कटरीना कैफ की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सिनेमाघरों में दोबारा होगी रिलीज। 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दोबारा से देगी दस्तक। सलमान खान अपनी शुरू की फिल्म सिकंदर की शूटिंग। साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित इस एक्शन फिल्म सिकंदर में रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। ये फिल्म ईद 2025 पर रिलीज होने वाली है। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर से मुंबई पुलिस ने गंदी बात मामले में पूछताछ की और उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया। दोनों से दोबारा पूछताछ 24 अक्टूबर को होगी। भूल भुलैया 3 का नया गाना जाना समझो ना हुआ रिलीज। गाने में तुलसी कुमार और आदित्य रिखारी की खूबसूरत आवाज। दक्षिण भारतीय अभिनेता यश ने KGF 3 को लेकर अपडेट साझा की। अभिनेता ने कहा कि प्रशंसकों और दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश। फिल्म जिगरा ने रिलीज के 12वें दिन बॉक्स ऑफिस से 42 लाख रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म की अब तक की कुल कमाई 28.22 करोड़ रुपए की हो गई है। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा पर फिल्म साबी को कॉपी करने का आरोप पर निर्देशक बासनवाला ने कहा कि दोनों फिल्मों को देखने के बाद ही कोई फैसला लेना ठीक होगा। फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो ने रिलीज के 12वें दिन महज 83 लाख रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म अब तक कुल 35.23 करोड़ रुपए का कारोबार कर पाई है। फिल्म रामायण को लेकर कन्नड़ सुपरस्टार यश ने फिल्म में रावण के किरदार को निभाने की पुष्टि की। अभिनेता यश ने कहा कि वह रामायण की इस कहानी में रावण के अलावा कोई और किरदार नहीं निभाएंगे। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।